हेडिंग डालो फॉरेन ब्रांच। ये हमने पहले भी किया, जिसमें हमने AS11 किया था ना, एक्सचेंज वाला चैप्टर। फॉरेन ब्रांच दो तरीके की हो सकती है, इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच नॉन इंटीग्रल ब्रांच। इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच कौन सी ब्रांच होती थी? विच ऑपरेट्स एज एन एक्सटेंशन of head office। विच ऑपरेट्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ हेड ऑफिस, मतलब ये डिपेंडेंट ब्रांच होती थी और ये इंडिपेंडेंट ब्रांच होती थी। ठीक, फिर इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं, जैसे हमने स्टेप्स लिखे थे ना स्टार्टिंग में भी। स्टेप 1 रिकंसाइल, ये फॉरेन ब्रांच के लिए। रिकंसाइल एंड रेक्टिफाई ब्रांच एंड हेड ऑफिस ट्रांजैक्शन। अभी हम करेंगे इसके क्वेश्चंस इन देयर रिस्पेक्टिव करेंसीज। Step 2 convert branch trial balance from foreign currency to domestic currency।
वही लिखना था वैसे, एंड बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट। लास्ट prepare stock account if closing stock is missing। ठीक है, तो पहले वही रेक्टिफाई एंड रिकनसाइल करना है जो भी हमारा वो गुड्स इन ट्रांजिट या फिर कैश इन ट्रांजिट वगैरह होता है। फिर उसके बाद कन्वर्ट, अभी हम ये रिस्पेक्टिव करेंसीज में कर रहे हैं। फॉरेन ब्रांच में वो क्या रहा है कि हमारी जो हमारा जो हेड ऑफिस है वो इंडिया में है और जो हमारा ब्रांच है वो किसी दूसरी कंट्री में है। ठीक है, तो मतलब ये अपनी बुक अपनी रिस्पेक्टिव करेंसीज में प्रिपेयर कर रहे होंगे और ये अपनी बुक्स रुपीज़ में प्रिपेयर कर रहे होंगे। रंजल, हमने शुरू करा है फॉरेन ब्रांच का टॉपिक, अभी इसमें क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, बस ये लिखा है। ठीक है, इसको आप रिकॉर्डिंग में से देख करके लिख लेना, अभी आगे करो। ठीक, ओके मैम। तो मैंने बताया क्या फॉरेन ब्रांच में क्या है। फॉरेन ब्रांच के अंदर हमारा जो हेड ऑफिस है वो इंडिया में है और जो हमारी ब्रांच है वो किसी फॉरेन कंट्री में है। ठीक, तो ये अपने बुक्स को प्रिपेयर करेंगे किसी फॉरेन करेंसी में, डॉलर, पाउंड, कुछ भी, और ये अपनी बुक्स प्रिपेयर करेंगे रुपीज़ में। तो अब हमें जब दोनों को कंसोलिडेट भी करना होगा या जब हम वो करते हैं ना कुछ भी, वो क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन, डीकॉर्पोरेशन, तो हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसके अंदर कुछ रेक्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा दोनों को रिकनसाइल करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकनसाइल, रेक्टिफाई करेंगे ब्रांच और हेड ऑफिस के अकाउंट्स को उनके रिस्पेक्टिव करेंसीज में। फिर उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे ब्रांच ट्रायल बैलेंस को फ्रॉम फॉरेन करेंसी टू डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, एज पर एज 11 प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे और फिर हेड ऑफिस के ब्रांच बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर देंगे। ठीक, अब ये वाला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2, देखो बाकी सब तो सेम ही है, यहाँ पर बस स्टेप 2 एक बढ़ रहा है जिसके अंदर हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में। तो ये जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं ये कौन सी चीज़ कौन से रेट पर कन्वर्ट होगी, कहाँ पर हम क्लोजिंग रेट का यूज़ करेंगे। हमारे क्वेश्चन में रेट गिवन होंगे, ओपनिंग रेट गिवन होगा, क्लोजिंग रेट गिवन होगा और किसी डेट का रेट, एवरेज रेट होता है ना। तो हम कौन सी चीज़ को किस रेट पर कन्वर्ट करेंगे ये हमें अब नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। आगे लिखो। विशाल, एक पेज छोड़ करके उसके आगे ये टेबल बनाना शुरू करो।
मॉर्निंग। क्या हुआ? हो गया? सबका हो गया?
देखो इसके अंदर हमने क्या लिखा कि जो भी हमारे मॉनेटरी आइटम्स होंगे, मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स कौन से होते हैं, हमने जब AS 11 के आता उसमें डेफिनेशन लिखी थी मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स की। उसके अंदर एक क्वेश्चन भी किया था जिसके अंदर क्लासिफिकेशन करना था कि ये मॉनेटरी है और ये नॉन मॉनेटरी है, याद आया? तो उसके अंदर मॉनेटरी आइटम्स क्या होता था कि जब हमें पता है कि इसके अगेंस्ट हमें इतना ही अमाउंट रिसीव होगा, है ना, जैसे कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, लोन, कुछ इतना ही रिसीव होगा या इतना ही पे करना है ना, तो वो सारे हमारे मॉनेटरी आइटम्स। तो मॉनेटरी आइटम्स को इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल दोनों में ही क्लोजिंग रेट से चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी नॉन मॉनेटरी आइटम्स होता है फिक्स एसेट्स, और उसके डेप्रिसिएशन हम इंटीग्रल में डेट ऑफ परचेज से करते हैं, नॉन इंटीग्रल में क्लोजिंग रेट से करते हैं। इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक रहता है हमारे पास, तो उसे हमेशा क्लोजिंग रेट से करते हैं। कोई भी P&L के आइटम्स होते हैं, रेवेन्यू आइटम्स या एक्सपेंस, तो उसे हम एवरेज रेट से करते हैं अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन डेट का रेट गिवन ना हो और ट्रांजैक्शन डेट का रेट गिवन नहीं होता, ठीक है, तो हमें एवरेज रेट यूज़ करना पड़ता है। और एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट अपॉन 2, ठीक है। हेड ऑफिस बैलेंस, अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस का कोई बैलेंस गिवन है, हेड ऑफिस का बैलेंस गिवन होता है ना डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, तो उसके लिए हमें हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस रेफर करना होता है, जितना अमाउंट उसमें लिखा है हम उतना अमाउंट ही लेकर के चलेंगे, ठीक। अब जब हमने पूरा कन्वर्ट कर लिया, हमारे पूरे ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट कर लिया, अब उसके बाद ज़रूरी तो नहीं है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमने अलग अलग रेट से उसको वो करा है। तो अब डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आएगा तो एक हमारा डिफरेंस रह जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज डिफरेंस। और एक्सचेंज डिफरेंस इंटीग्रल ब्रांच में हम P&L में चार्ज करते हैं, मतलब उस डिफरेंस को हमें P&L में लेकर के जाना होता है। और नॉन इंटीग्रल ब्रांच में एक्यूमुलेटेड इन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, हम उसे बैलेंस शीट में रिजर्व के तरीके से शो करते हैं, ठीक। अब करना है क्वेश्चन नंबर 16 निकालो। हाँ, पहले 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी 7 4, हाँ। SM Limited Bombay have a branch in Sydney, ऑस्ट्रेलिया। तो SM Limited बॉम्बे में है, इसका मतलब क्या है, हेड ऑफिस हमारा इंडिया में है और ब्रांच ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी ब्रांच, तो इस लाइन से हमें पता लग गया कि ये फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन है। सिडनी ब्रांच इज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, ठीक। At the end of 31st March 2022, the following ledger balances have been extracted from the books of Bombay office and Sydney office. तो ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है, बॉम्बे इन थाउजेंड्स, ये सारे अमाउंट थाउजेंड्स में गिवन है, और सिडनी के सारे अमाउंट्स डॉलर्स में गिवन है, डॉलर थाउजेंड्स में गिवन है। The following information is also available. स्टॉक एज एट 31st मार्च 2022 बॉम्बे ₹1,50,000, तो मतलब कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक रुपीज़ में 1,50,000 है। सिडनी $3125, और सिडनी में कितना है वो क्लोजिंग स्टॉक 3125। फिर उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सिडनी ट्रायल बैलेंस इनटू रुपीज़, तो हमें बस कन्वर्ट करना है, हमें मतलब ये लोग पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, सिर्फ हमें सिडनी का जो डॉलर का ट्रायल बैलेंस है वो हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। यही क्वेश्चन हमारा उधर भी था, है ना, याद है। यूज़ द फॉलोइंग रेट्स ऑफ एक्सचेंज, ओपनिंग रेट है हमारे पास, क्लोजिंग रेट है, एवरेज रेट है और फिक्स एसेट्स का रेट है।
ठीक, तो करते हैं इसको। रुपीज़ और अमाउंट्स कैसे हैं, इन थाउजेंड्स। ट्रांजैक्शंस, पहले हम डेबिट क्रेडिट लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है डॉलर्स में। अरे डॉलर्स में, फिर हम लिखेंगे रेट, हमें जिससे कन्वर्ट करना है, तो हमारा आ जाएगा डेबिट क्रेडिट रुपीज़ में। अब हमें इसके अंदर देखना है ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से अमाउंट गिवन है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट गिवन है 200, तो ये लिख लेते हैं सबसे पहले। पहला ट्रांजैक्शन प्लांट एंड मशीनरी, इसकी कॉस्ट गिवन है 200। सेकंड फिर गिवन है प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन रिजर्व 130। देन थर्ड डेटर्स और क्रेडिटर्स, पहले डेटर्स लिख लेते हैं फिर क्रेडिटर्स लिख देंगे। डेटर्स कितना है 60 और क्रेडिटर 30। फिफ्थ ओपनिंग स्टॉक 20। ये तो है नहीं कुछ भी। कैश एंड बैंक बैलेंस 10, एंड बैंक बैलेंस 10। नेक्स्ट
परचेजेस 20, सेल्स 123. Next, goods sent to branch. अमाउंट कितना था? 5. 10th, wages and salaries, rent, office expense. Wages and salary, rent, office expense. Wages and salaries, rent, office expense. $45, $12 और 18. 45, 12 और 18. फिर है कमीशन रिसीट्स 100. और नेक्स्ट है ब्रांच और हेड ऑफिस करंट अकाउंट. हेड ऑफिस अकाउंट 7. ठीक है, तो अभी तक तो हमने कुछ किया नहीं, बस क्वेश्चन को ही उतारा दोबारा से, है ना, कॉपी किया. इसके अंदर जो जो हेड ऑफिस के बैलेंसेस, जो जो ब्रांच के बैलेंसेस गिवन थे वो सारे हमने लिख लिए. अब हम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले रेट लिख लेते हैं. प्लांट एंड मशीनरी किस पे कन्वर्ट किया जाएगा बताओ? फिक्स्ड एसेट्स के लिए हमने डेट ऑफ परचेज और परचेज, डेट ऑफ परचेज तो गिवन नहीं है, तो हम किस पे कन्वर्ट कर दें? हमने लिखा ना अभी अभी, कहाँ गया? नहीं, देखो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे आएगा? फिक्स्ड एसेट्स में आएगा. अच्छा, डेट ऑफ परचेज ही तो है. अच्छा, और डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं होता तो हम ले लेते हैं एवरेज रेट. एक सेकेंड रुको रुको. कहाँ गया ये गिव? अच्छा, इसके अंदर ये गिवन है फॉर फिक्स्ड एसेट्स 18, तो हम डायरेक्ट 18 लेंगे. 18, तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स का ही है तो 18 हो गया, है ना. डेटर्स के लिए हम क्या ले लेंगे? क्लोजिंग रेट ले लेते हैं 24. डेटर्स के लिए हो जाएगा क्लोजिंग रेट 24. नेक्स्ट, क्रेडिटर्स के लिए भी क्या होगा? सेम क्लोजिंग रेट 24. फिर ओपनिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होगा? ओपनिंग रेट पे 20. फिर कैश एंड बैंक बैलेंस, वापस से वही मॉनेटरी आइटम 24. परचेजेस हमारा किस में आता है? क्या बोलते हैं, P&L वाले आइटम्स में, तो इसका आ जाएगा 22 एवरेज रेट. फिर सेल्स भी दोबारा से 22. गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच में हमें क्या करना होगा? ट्रायल बैलेंस रेफर करना होगा. तो ट्रायल बैलेंस में गुड्स सेंट टू ब्रांच ये लिखा था. गुड्स सेंट टू ब्रांच देखो
यहाँ पर हमारा $5 लिखा है, तो रुपीज़ में वो कितना है, 100 है, तो हम यहाँ पर 100 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ रेट तो कुछ भी नहीं है, ये हमारा क्या है, रेफर ट्रायल बैलेंस, और इसका बैलेंस कितना आ गया, 100। फिर वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, ऑफिस और कमीशन, ये चारों ही हमारे किस में आते हैं, पीएनएल के अंदर आते हैं, और पीएनएल के सारे आइटम्स किस में जाएंगे, एवरेज रेट पे जाएंगे। तो ये सब कुछ एवरेज रेट पे 22, 22, 22 और 22। लास्ट में हेड ऑफिस का जो बैलेंस है 7, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, रेफर ट्रायल बैलेंस 7, तो 7 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 120। ठीक है, अब बस कन्वर्ट कर लो। $200 मल्टीप्लाई बाई 18, 3600। 130 मल्टीप्लाई बाई 18, 2340। 60 मल्टीप्लाई बाई 24, 1440। देन 30 मल्टीप्लाई बाई 24, 720। 400 या 440, नहीं 400, हाँ ठीक है 400। ठीक है, ये हो गया 240, ये हो गया 440, फिर ये हो गया 2706, ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। फिर ये 45 मल्टीप्लाई बाय 990, 264, 396, और ये हो गया 2200। अब हमें क्या करना है, सबको टोटल कर देना है। इसका टोटल कितना आ रहा है, ये तो यहाँ भी लिखा होगा 390 आना चाहिए, हमने सारे अमाउंट्स लिख दिए, इसका मतलब 390। तो ये हो गया 390, ये भी हो गया 390, इन दोनों का टोटल करना है। सेवन 870, $8086, तो दोनों साइड हम लिखेंगे 8086। अब डिफरेंस कितना आ गया, तो 216 इस साइड आएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक है, अब करते हैं 17। Miss Carlin has head office at New York USA and branch in मुंबई। तो अभी ब्रांच इंडिया में है और हेड ऑफिस आउटसाइड इंडिया है।
Mumbai branch is an integral foreign operation of Kalyan and Company. Mumbai branch furnishes you with its trial balance as on 31st March 2022 and the additional information given thereafter. तो ये ट्रायल बैलेंस गिवन है हमारा किसका, ब्रांच का. उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. कंप्यूटर्स वर एक्वायर्ड फ्रॉम अ रेमिटेंस ऑफ $6,000 रिसीव फ्रॉम न्यूयॉर्क ऑफिस. तो कंप्यूटर्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है कितना, 240 रुपीज़, मतलब 240 ये थाउजेंड्स में है, तो ये कितना आ जाएगा 2,40,000 है ना, रुपीज़ 2,40,000. और यहाँ पर लिखा है कि कंप्यूटर्स वर एक्वायर्ड फ्रॉम रेमिटेंस ऑफ $6,000. तो इसका मतलब कि वो जो कंप्यूटर है ना उसे अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखेंगे हम $6,000. आगे डेप्रिशिएट कंप्यूटर्स एट 60% फॉर द ईयर. हमें डेप्रिशिएशन भी लगाना होगा कंप्यूटर्स पे 60% का. अनसोल्ड स्टॉक ऑफ मुंबई ब्रांच वॉज वर्थ ₹4,20,000 ऑन 31st March 2022. तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक. द रेट ऑफ एक्सचेंज में बी टेकन एज फॉलोज. ये हमारे पास क्या है, ओपनिंग रेट, ये हमारे पास क्या है, क्लोजिंग रेट, और फिर है एवरेज एक्सचेंज रेट, और कन्वर्जन इन डॉलर शैल बी अप टू 2 डेसिमल एक्यूरेसी. मतलब हम जब कन्वर्ट करने जाएंगे तो पॉइंट्स के बाद वो जो बहुत सारे अमाउंट्स आएंगे उसे हम 2 डेसिमल तक ही रखेंगे. ठीक है. यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर in US dollar the revenue statement for the year ended 31st March 2022 and the balance sheet as on that date of Mumbai branch as would appear in the books of New York head office. तो हमें बनाना है क्या, रेवेन्यू स्टेटमेंट, हमें बनाना है क्या, बैलेंस शीट. यू आर इन्फॉर्म दैट मुंबई ब्रांच शोड अ डेबिट बैलेंस. मुंबई ब्रांच का पास क्या है, डेबिट बैलेंस ऑफ $39609.18 on 31st March 2022 in New York books and there is no item pending reconciliation. ठीक, तो हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट. ठीक है. तो और कोई रिकन्सिलिएशन नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास है नहीं. सेकेंड स्टेप पे डायरेक्ट पहुंचेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले जैसे अभी कन्वर्ट किया वैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे. अब मुंबई ब्रांच हमारी थी रुपीज़ में और हेड ऑफिस इस बार फॉरेन कंट्री में है, तो हमें मतलब रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सबसे पहले है क्या, ओपनिंग स्टॉक 300, ओपनिंग स्टॉक 300. ये वाले अमाउंट्स कैसे हैं, इन थाउजेंड्स. इसको पूरा लिख लेते हैं, तो इन थाउजेंड्स लिखने से बेटर है क्यों. हाँ,
क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करना है ना, तो ये हो गया 3 लाख। फिर नेक्स्ट है परचेजेस 8 लाख, परचेजेस 8 लाख, सेल्स 12 लाख, देन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 400 300, डेटर्स क्रेडिटर्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ये हो गया बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल है 120, देन बिल्स पेबल 240, wages and salaries 560, rent rates and taxes 360, sundry charges 160, computers 240, next bank balance 420, bank balance 420, next New York office account 1620, New York क्या डन। अब इसको रेट लिखते हैं कितने कितने। ओपनिंग स्टॉक के लिए हमारा ओपनिंग रेट 40, परचेज और सेल किस में जाएगा, एवरेज एक्सचेंज रेट 41, डेटर क्रेडिटर हमारे मॉनेटरी आइटम्स वो किस पे जाएगा, क्लोजिंग रेट पे 42, तो बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल भी 42, फिर वेजेस एंड सैलरीज रेंट ये सब कुछ पीएनएल के आइटम हो जाएंगे, एवरेज एक्सचेंज रेट 41, वेजेस एंड सैलरीज 41, रेंट 41, सन्ड्री चार्जेस 41। कंप्यूटर हमारे पास गिवन है, कंप्यूटर हमें कितना बोला गया था, 6000 लिखने को बोला गया था, है ना। तो कंप्यूटर्स का क्वेश्चन में गिवन है
ये हमें $6,000 लेना है। न्यूयॉर्क नहीं, बैंक बैलेंस अब दोबारा से 41, नहीं 42 होगा ना बैंक बैलेंस तो। हाँ न्यूयॉर्क ऑफिस, इसका रेफर ट्रायल बैलेंस कितना दिया है इसका, कहाँ पर गिवन था, ये लिखा था $3903। देखो क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है ब्रांच का है, तो ब्रांच में न्यूयॉर्क जो हेड ऑफिस है उसको हमने क्रेडिटर बनाया, मतलब कि ब्रांच को इतना पैसा उसको देना है, $1620 देना है। और यहाँ पर क्या लिखा था, यू आर इन्फॉर्म दैट मुंबई ब्रांच अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस, मतलब ब्रांच को इतना डेबिट बैलेंस उतना उसे लेना है ना। तो वो कितना डेबिट बैलेंस है यहाँ पर, $39,609.18, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट, क्रेडिट होगा ना, क्रेडिट साइड लिखा है ना देखो 1620, तो इसलिए 39,609.18। अब हमें डिवाइड करना है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 40 कितना, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 7,500। 8 लाख डिवाइडेड बाय 41, 19512.19, हाँ 19512.19, ठीक है। $29,268.29, $9523.80 के बाद क्या लिखा है, तो 81, ठीक है। $2857.14 ना, ठीक है। 5714.28, 0.53 या 54, ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट क्या करना है हमें,
सारे ऐड करने हैं। इसका तो यही होगा कितना 3360 3360 3360 यहाँ पे दोनों को मैच करना है। मैच हो गया, तो कोई एक्सचेंज रेफरेंस नहीं है। ये तो हमने ये बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या बनाना था, बुक्स प्रिपेयर करनी थी इसमें पूरी। तो पूरा ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट तीनों का फॉर्मेट बनेगा। सबसे पहले है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 7500 ट्रेडिंग अकाउंट। फिर परचेजेस 19512.19। नेक्स्ट सेल्स, सेल्स लिख देते हैं, बाय सेल्स 2926 8.29। ये अमाउंट चेक करते रहना, ठीक है, ऊपर से। फिर डेटर्स, डेटर्स हमारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। $9523.81। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स फिर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सब कुछ बैलेंस शीट में। नेक्स्ट वेजेस, सैलरी, रेंट, सन्ड्री चार्जेस, ये तीनों पीएनएल में।
ओ सॉरी, वेजेस एंड सैलरी हमारा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा ना, क्योंकि वेजेस पहले लिखा है। वेजेस एंड सैलरी 13658। रेंट और कंप्यूटर्स, बैलेंस शीट, $6000। अच्छा, कंप्यूटर पे एक बात और बोली गई थी कि हमें इस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना है 60% का, तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा 60%, 3600 आएगा। तो ये कितना आ गया फिर 2400, और ये हमारे एडजस्टमेंट में गिवन है, तो डेप्रिसिएशन फिर पीएनएल में भी आएगा 3600। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट, $10,000, ठीक है। फिर है हमारे पास हाँ, हेड ऑफिस का पहले तो बैलेंस गिवन है, ये हमारा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी कितना, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 3960,9.18, है ना। फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन था, क्लोजिंग स्टॉक था 4,20,000, और हमारा क्लोजिंग रेट था 42, तो ये कितना आ गया फिर 10,000, है ना। $4,20,000 डिवाइडेड बाय 42, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 42, 10,000। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है हमारे पास, ट्रेडिंग में, ठीक है ना। सब कंप्लीट कर लिया, आप ट्रेडिंग का वो निकाल लो। ग्रॉस लॉस आ रहा है, हाँ, ग्रॉस लॉस, हाँ ठीक है, 1402.4, एक बार दोबारा करना, कितना है, आंसर, हाँ एक बार दोबारा, अमाउंट सारे ठीक है, आप कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र 1402.44। अब पीएनएल क्लोज करना है, पीएनएल में भी नेट लॉस ही आएगा,
17685 17685 पॉइंट 42 नहीं आ रहा। इस सबको प्लस करके कितना आ रहा है? आपने आपने कितना करा वो बता दो। 0.37 ठीक है। तो हेड ऑफिस में इसको क्या कर देंगे, नेट लॉस है क्योंकि, तो माइनस कर देंगे नेट लॉस 17685.37 ठीक है। अब इसको माइनस करके इन दोनों को बैलेंस, कितना आया? 3780.94। ठीक, हाँ वो कोई बात नहीं, कितना थोड़ा सा ही होगा। 0.95 हाँ तो ठीक, ठीक है।